हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैनेजिंग को एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जोन। ठीक है, ये मानव और वन्य जीव संघर्ष के बारे में है। ठीक है, मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को अक्सर एक वन्य जीव संरक्षण की समस्या मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार की सामाजिक और पर्यावरण समस्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन का परिणाम होता है ये सब। ये ज़्यादातर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों में देखने को मिलता है। हालांकि हमारे भारत में तो बड़े जानवर जो है उनके साथ ऐसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हाथी हो गए। ठीक है, तो उनके साथ ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। जानवरों को घूमने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे कुछ स्वार्थ के कारण कुछ जंगल काटे जाते हैं, रास्ते और सड़कें बनाए जाते हैं, खेती की ज़मीन को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण इन जानवरों को घूमने के लिए कमी होती है और वो जो रिहायशी इलाके हैं उनमें घुस जाते हैं। ठीक है, आज की दुनिया भर में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। भारत में भी हर साल हाथियों के हमलों में सैकड़ों लोगों की जान जाती है। बड़ी संख्या में पशुधन शिकारियों का शिकार करते हैं। उसी तरीके की घटनाएं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सब पारिस्थितिकी असंतुलन का परिणाम होता है ना। हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो पशुओं का शिकार करते हैं। बंदर और जंगली सुअर खेतों में आ जाते हैं, तो ये सब उनके बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश होती है। ठीक है, दुनिया के कुछ उदाहरण हैं जैसे बोत्सवाना और नामीबिया, है ना। तो उन्होंने लोगों की भागीदारी को बढ़ाया ताकि लोग भी इंटरेस्ट लें। उन्होंने क्या किया, पर्यटन के कुछ आय का हिस्सा स्थानीय लोगों को देना शुरू किया, ताकि लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ा इस, है ना, वन्य जीव सुरक्षा के लिए। स्थानीय समुदाय को कुछ पैसा देना चालू किया, इससे वन्य जीव संरक्षण में वो रुचि लेने लगे। फिर ऐसा ही कोस्टा रिका और फिनलैंड का भी उदाहरण है। क्या क्या इन्होंने स्थानीय लोगों को भागीदारी दी, आर्थिक सहायता दी और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर योजना बनाई। ठीक है, अभी भारत की स्थिति क्या है। हमारी जो भारत में मानव वन्य जीव संरक्षण कम करने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे कि मुआवजा योजनाएं बनाई गई, सोलर फेंसिंग की गई, चेतावनी प्रणाली भी बनाई गई, कानूनी संरक्षण तय किया गया। लेकिन इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कई बार मुआवजा मिलने में देरी होती है और गरीब समुदाय तक सहायता जो है समय पर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और जो हमारा कानून है वो अभी इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, अनुसार नीति और अधिक स्थानीय एवं लचीला बनने की आवश्यकता है कानून को। तकनीकी उपाय की अपनी सीमा होती है। कभी कभी हाथियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने जैसे सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन ये जो है व्यवहारिक नहीं माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। जंगलों का कटता क्षेत्र, है ना, भोजन और पानी की कमी, इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता संपर्क, ये हमारे भारत में कुछ मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, तो इन्हें स्थानीय समाधान की ज़्यादा ज़रूरत है, न कि तकनीकी उपाय की। जंगलों की बहाली की जाए, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा की जाए और समुदाय आधारित समाधान दिए जाएं। लोगों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा की जाए, बेहतर भूमि उपयोग योजना बनाई जाए, मजबूत मुआवजा व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यायपालिका का डिजिटलीकरण। ठीक है, अभी क्या हुआ है, वन केस वन डेटा, OCOD। ठीक है, ये एक प्रकार से जैसे जैसे अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी है जो है वो बढ़ रहा है। क्या है, डेटा और जस्टिस, ये एडिटोरियल है, डेटा और न्याय के बारे में है। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने क्या किया, डिजिटल बनाने के लिए न्यायपालिका को वन केस वन डेटा और सुसहायक नाम का AI आधारित
चैटबॉट बनाया। अब इसके लाभ क्या है कि केस ट्रैकिंग आसानी से होगी, न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी और डेटा बेस्ड आधारित निर्णय लेने में जो है आसानी होगी। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि छोटे वकील हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो गए, जो तकनीक से दूर हैं, ऐसे लोगों को न्यायिक व्यवस्था महंगी भी पड़ेगी और उन्हें जटिल भी लग सकती है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सुसहायक एआई यूज़ हो रहा है, इससे जोखिम ये है कि ये लोगों की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है, साइबर खतरे बढ़ सकते हैं, है ना। और एआई आधारित है तो इसमें सामाजिक पक्षपात का खतरा जो है थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आता है। अभी सॉल्यूशन ये संतुलित एआई की उपयोग किया जाए। ठीक है। केंद्रीकृत डेटा प्रणाली से निजी जानकारी के दुरुपयोग और सामाजिक साइबर सुरक्षा खतरे और एआई में सामाजिक पक्षपात की जो आशंका होती है उसे दूर करने के लिए भारतीय न्यायपालिका फिलहाल एआई का जो उपयोग है केवल सहायक प्रणाली के तौर पर करें। ठीक है। न्याय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए करें, न कि निर्णय लेने के लिए करें। ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ इंडिया इज गवर्निंग इट्स वाटर रिसोर्सेज। भारत में जो जल संकट है उसके बारे में है, जल प्रबंधन के बारे में है ये पूरी न्यूज़। ठीक है। कि हमारे पास ऐसा कोई संकट जैसा नहीं है, पर्याप्त वर्षा तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वर्षा जल का संग्रहण नहीं करते हैं सही से। ठीक है। पानी का सही संग्रहण और उपयोग नहीं होने से जल संकट जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता है हमारी। भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल उपयोग करने वाला देश है, जिससे कई क्षेत्रों में जल स्तर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुस्तरीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ। ठीक है। जल व्यवस्था है, जल शक्ति मंत्रालय है, फिर केंद्रीय जल आयोग, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय सब मिलकर योजनाएं बनाते हैं। ठीक है। और सरकारी योजनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। सब जल प्रबंधन के लिए ही बनाई गई योजना है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे। ठीक है। तो ये सब भारत के संविधान के अनुसार पानी से जुड़े अधिकार राज्यों के पास है, इसलिए सिंचाई, पेयजल और भूजल प्रबंधन में राज्य सरकारों की जो है बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। और भविष्य के लिए टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता है। जल पुनर्चक्रण, आधुनिक सिंचाई तकनीक हो, सामुदायिक भागीदारी से संकट कम हो सकता है। अगर ये सब सुझाव जो है इन पर ध्यान दिया जाए, मिलकर काम किया जाए, तो जल का जो संकट है वो कम हो सकता है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।